सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको NISM सीरीज 8 यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की मॉक टेस्ट के बारे में बताऊंगा। ये मॉक टेस्ट 3 है। इस मॉक टेस्ट में आपको 25 क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताऊंगा ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिले। लेकिन मेरा आप सभी को रिक्वेस्ट है, ये मॉक टेस्ट 3 देखने से पहले NISM सीरीज 8 की जितने भी सारे वीडियो मैं प्लेलिस्ट में डाला हूँ, कोर्स रिलेटेड सारे वीडियो पहले देख लीजिए। उसके बाद मॉक टेस्ट 1 देखिए, मॉक टेस्ट 2 देखिए। मॉक टेस्ट 2 देखने के बाद आप मॉक टेस्ट 3 देखिए ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिले, समझने में आसान हो और आप आसानी से अपना सर्टिफिकेशन क्लियर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, क्वेश्चन दिखाने के बाद आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हैं ताकि आप आंसर गेस कर सके। आप पहले आंसर गेस कीजिए, उसके बाद आप मेरा आंसर के साथ आप मैच कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं। इसी तरह आप सीखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी के बारे में बताया गया है। अगर कोई ट्रेडर इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड करते हैं तो कैलेंडर स्प्रेड को किस तरह करते हैं और क्यों करते हैं। तो कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी इस तरह यूज होती है, जब इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर ट्रेड करते हैं तो दो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड किया जाता है। उसमें अंडरलाइंग एसेट सेम रहती है। एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मली सेल करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी अलग अलग होती है। अब इस तरह ट्रेड एक ट्रेडर क्यों करते हैं, इसका मेन रीजन है, अगर दो ट्रेड को अलग अलग से करते हैं तो वैसे केसेस में ट्रेडर को ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है। लेकिन अगर वही ट्रेडर कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो वैसे केसेस में ट्रेडर एक ही साथ में दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बुक करते हैं, एक बाई करते हैं, एक सेल करते हैं। उसके लिए उनको कम मार्जिन देना पड़ता है। तो ये फायदा एक ट्रेडर को मिल जाती है। तो आप समझ गए होंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कैलेंडर स्प्रेड के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 5, जहां पर मैं स्ट्रेटेजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 12 मिनट्स 31 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर ली है। तो चलिए आंसर मैं आपको क्लियर करता हूँ। आपने XYZ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल किए हैं 3100 में और उसी को बाय किए हैं 3100 में। तो सिंपल सी बात है, बाय करने की प्राइस ज़्यादा है और सेल करने की प्राइस कम है। तो सिंपली आपका नुकसान होगी। एक शेयर में नुकसान कितनी है, 3300 माइनस 3100 यानी 200 रुपये की नुकसान। अगर एक शेयर में 200 रुपये की नुकसान है तो एक लॉट में कितनी होगी, एक लॉट में 50 शेयर्स होती है तो 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10,000 की नुकसान होती है। तो आपको समझ में आया होगा। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन है 10,000 रुपये की नुकसान। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अधिक जानकारी के लिए नीचे की कैलकुलेशन आप देख सकती है, जहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन अच्छी तरह समझाने की कोशिश की, आप देखकर समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आपको एक शेयर का फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेट करना है, जिसकी कैश प्राइस यानी मार्केट प्राइस है अभी 750 रुपया। फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 6 महीने का है, यानी 6 महीने का एक्सपायरी है और मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है 12%। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरे साल भर में अगर 12% इंक्रीज होती है तो 6 महीने में कितनी इंक्रीज होगी, 6%। तो कैश प्राइस 750 रुपया है, उसके साथ 6% ऐड कर दीजिए तो आपके सामने कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैश प्राइस 750 रुपया प्लस 750 की 6% ऐड कर दीजिए तो आपके सामने कैलकुलेट होकर आएगी 795। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 795। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो कैलकुलेशन देखने के लिए आप नीचे आप देख सकते हैं, जहां पर मैं फॉरवर्ड प्राइस कैलकुलेशन का पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश की और आंसर है 795। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके सामने है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर आपने शॉर्ट पोजीशन लिए है किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, यानी आपने सेल किए हैं 3,400 रुपये की रेट में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आपको अगर 10,000 रुपया प्रॉफिट करना है
तो उसको क्लोज कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका जो सेल ऑप्शन है यानी शॉर्ट पोजीशन है उसको अगर क्लोज करना है तो आपको बाई पोजीशन लेना पड़ेगा। तो आंसर में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए जहां पर सेलिंग के बारे में कह रहा है और ऑप्शन डी भी जहां पर सेलिंग के बारे में कह रहा है। तो ऑप्शन ए एंड डी यहाँ पर कोई काम नहीं है, इन दोनों में कोई आंसर नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी और सी दोनों में बाइंग के बारे में कह रहा है, तो इन दोनों में कोई ना कोई एक आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं आंसर किस तरह कैलकुलेट की जाती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आपने सेल किए हैं 3,400 रुपये के रेट में और आपको 10,000 का प्रॉफिट करना है। एक लॉट बाई सेल करना है जहां पर 50 की शेयर्स होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर 10,000 रुपया 50 की शेयर सेल करके आपको प्रॉफिट करना है तो एक शेयर में प्रॉफिट कितनी होगी, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 50 यानी 200 रुपया की एक शेयर में प्रॉफिट है। अगर एक शेयर में 200 रुपये की प्रॉफिट है और उसकी सेलिंग प्राइस 3,400 रुपया है तो बाइंग प्राइस कितनी है, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए तो आपके सामने बाइंग प्राइस आ जाएगी, यानी 3,400 माइनस 200, तो सिंपल सी कैलकुलेट होकर आ जाएगी, बाइंग प्राइस होगी 3,200 रुपया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर है ऑप्शन सी। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे की कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको क्लियरली समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपने XY नाम के एक स्टॉक की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है 278 के रेट में और उसको बाय किए हैं 265 की रेट में और उसकी लॉट साइज है 1200 की। अब यहाँ पे प्रॉफिट हुई या फिर लॉस हुई, अगर हुई तो कितनी हुई, तो ये आपको कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस है 278 और बाइंग प्राइस है 265, यानी बाइंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है आपको प्रॉफिट मिली। प्रॉफिट कितनी है, 278 माइनस 265 यानी 13 रुपीज़ की प्रॉफिट है एक शेयर में। अब इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 13 इंटू 1200 जो कैलकुलेटर होकर आएगी 15,600 रुपया। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 15,600 आपकी प्रॉफिट है। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो जानकारी के लिए आप नीचे जो कैलकुलेशन है इसको आप देख सकते हैं। मैं आसान तरीका से आपको फॉर्मूला के साथ आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपका आंसर क्लियर करता हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक का लिक्विडिटी बहुत ही कमज़ोर होती है तो वैसे केसेस में इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत ही कम होती है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो आप जानते होंगे ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इम्पैक्ट कॉस्ट के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आर चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 27 मिनट्स 38 सेकेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, ऑपरेशनल रिस्क कई तरह का होती है, जैसे कि मान लीजिए इंटरनल प्रोसेस फेल हो गई है या फिर किसी ने एरर कर दिया, फ्रॉड कर दिया, मिसकॉन्डक्ट कर दिया, या फिर आईटी यानी सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है, आईटी फेलियर्स, डेटाबेस ब्रीचेस हो गया, या फिर कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स उसके वजह से भी नुकसान हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर हो गया, साइबर अटैक हो गया, रेगुलेटरी चेंजेस हो गया। इन सारे कारण के वजह से अगर किसी भी तरह की रिस्क होती है उसको हम लोग ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं और इस तरह की रिस्क के वजह से नुकसान भी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए इनएडुकेट डिजास्टर प्लानिंग, यानी डिजास्टर का अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, सफिशिएंट अगर प्लानिंग नहीं होती है तो उसके वजह से रिस्क होने की संभावना होती है। इस तरह का रिस्क को ऑपरेशनल रिस्क कहा जाता है। ऑपरेशनल रिस्क के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के रूप में चैप्टर 1 यानी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 21 मिनट्स 13 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है और उसके रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूँ। देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी डेरिवेटिव के ऊपर काम करते हैं
तो नॉर्मल ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो चाहे तो बाई कर सकते हैं या फिर वो सेल कर सकते हैं, चाहे तो हेजिंग कर सकते हैं, या फिर दो अलग अलग डेरिवेटिव मार्केट में भी काम कर सकते हैं, जिसको हम लोग आर्बिट्रेज कहते हैं। यानी यहाँ पर ए बी सी जितने भी ऑप्शन दी गई है, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है। तो इसके लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल द अबव। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के बारे में आपको अगर और अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 1 यानी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 14 मिनट 35 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। चलिए मैं आपका आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ट्रेडर एक मार्केट में बाई कर रही है और उसके साथ साथ दूसरे मार्केट में सेल कर रही है, और बाई सेल का जो प्राइस की डिफरेंस है उसी में उसको फायदा मिलती है। तो आपको पता है इस तरह के मार्केट प्लेयर एक ही साथ में दो अलग अलग मार्केट में काम करते हैं और दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है उसी में उसको बेनिफिट मिलता है। तो इस तरह का जो मार्केट प्लेयर है उसको आर्बिट्रेजर कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 1 यानी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 14 मिनट 35 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन के बारे में कहा गया है। देखिए ऑप्शन एक डेरिवेटिव का पार्ट है। जब मैंने डेरिवेटिव सिखाया आपको क्लियरली बोला कि मार्केट बेसिकली दो टाइप की होती है, एक कैश यानी इक्विटी मार्केट और एक होती है डेरिवेटिव मार्केट। और डेरिवेटिव मार्केट भी दो टाइप की होती है, एक है फ्यूचर मार्केट और दूसरी है ऑप्शन मार्केट। उसके साथ साथ स्वैप मार्केट भी है और फॉरवर्ड मार्केट भी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्यूचर मार्केट और ऑप्शन मार्केट। चाहे आप ऑप्शन में किसी भी स्टॉक के ऊपर काम करें या फिर इंडेक्स के ऊपर काम करें, इसका मतलब आप डेरिवेटिव में ही काम कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए आंसर का ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। तो इंडेक्स ऑप्शन एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 1 यानी बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 11 मिनट 27 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्लाइंट है जिसका नाम ए है। एनएससी निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर दो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड किया है। दिसंबर सीरीज के कॉन्ट्रैक्ट 10 लॉट उसने बाई किया है और साथों साथ जनवरी सीरीज की 7 कॉन्ट्रैक्ट्स उसने सेल किया है, यानी 7 लॉट उसने सेल किया है। तो दोनों ट्रेड एक ही साथ में हुई है। तो आप समझ सकते हैं एक्सपायरी अलग अलग है, तो इसको हम लोग कैलेंडर स्प्रेड कहते हैं। तो इस तरह के स्ट्रेटेजी में कुछ नॉन स्प्रेड रहता है और कुछ स्प्रेड रहता है। सबसे पहले स्प्रेड लॉट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? 10 लॉट बाई किया है और 7 लॉट सेल किया है। दोनों में कम कौन सी है? दोनों में जो कम होगा वही होता है स्प्रेड लॉट्स। यानी 10 लॉट और 7 लॉट में कम है 7 लॉट, यानी 7 लॉट इसका स्प्रेड लॉट्स है। तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, 10 लॉट में से अगर 7 लॉट स्प्रेड लॉट्स है तो बाकी सारे नॉन स्प्रेड लॉट्स है, यानी 10 - 7 मतलब 3 लॉट्स नॉन स्प्रेड रेगुलर ओपन पोजीशन है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 3 लॉट्स है। अगर आपको कैलकुलेशन समझना है, नीचे मैंने फॉर्मूला के साथ एक्सप्लेन किया है, आप चाहे तो नीचे देख सकते हैं और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले स्प्रेड लॉट्स कैलकुलेट किया है, उसके बाद रेगुलर लॉट्स यानी नॉन स्प्रेड जो लॉट्स है उसको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है और इसके रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ऐसा कहा रहा है कि एक इन्वेस्टर है जिसको लगता है कि स्टॉक मार्केट फॉल करने वाली है। उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है स्टॉक की, लेकिन वो बेचना नहीं चाहता है। उसको पता है मार्केट अगर गिरती है तो उसका नुकसान होगा, इसीलिए इस पोटेंशियल लॉस से बचने के लिए वो इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट करते हैं, यानी सेल करके रखते हैं, एक दूसरी पोजीशन लेते हैं। इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम लोग हेजिंग कहते हैं। तो हेजिंग एक डेरिवेटिव की स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी गई है बिल्कुल करेक्ट है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। हेजिंग के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 1 बेसिक ऑफ डेरिवेटिव वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 11 मिनट्स 27 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है और इसके रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर ली है, तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर कोई फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए जो मार्जिन लगता है वो मार्जिन कौन पे करते हैं। देखिए मैं फ्यूचर डेरिवेटिव का जब एक्सप्लेनेशन किया था मैंने क्लियरली बोला फ्यूचर में चाहे आप बाई करें या फिर सेल करें उसके लिए आपको मार्जिन देना ही पड़ेगा। इसका मतलब आपको बाई करने के लिए भी मार्जिन देना पड़ेगा और सेल करने के लिए भी आपको मार्जिन देना पड़ेगा, यानी बायर और सेलर दोनों के दोनों मार्जिन पे करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ द बायर एंड सेलर। अगर मार्जिन के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 4 मिनट्स 9 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है और इसके रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है, तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। जब कोई कैलेंडर स्प्रेड यूज करते हैं तो वैसे केसेस में वो दो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं और दूसरी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करते हैं, लेकिन दोनों का एक्सपायरी अलग अलग होती है। जो पहली वाली एक्सपायरी है वो पहले एक्सपायर कर जाता है और दूसरी वाली जो एक्सपायरी है, जो लंबे समय के लिए एक्सपायरी है, वो बाद में एक्सपायर होता है। अगर पहली एक्सपायरी वाली अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो दूसरी वाली कॉन्ट्रैक्ट अपने आप रेगुलर ओपन हो जाता है। मतलब इस टाइम और दो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता है तो कस्टमर के पास एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहती है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर ओपन पोजीशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ट्रू है। कैलेंडर स्प्रेड के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 5, जहां पर मैं स्ट्रेटेजी यूजिंग इक्विटी फ्यूचर्स एंड इक्विटी ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया, वो वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 12 मिनट्स 37 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है, तो चलिए मैं आपको आंसर क्लियर करता हूं। तो यहां पर स्टॉक का शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है। देखिए स्टॉक का शॉर्ट सेलिंग का मतलब यही है, आपके पास कोई स्टॉक्स नहीं है लेकिन फिर भी आप सेल करना चाहते हैं। आमतौर पे हम जानते हैं अगर कोई भी चीज़ बेच रहे हैं तो उसको आपको डिलीवरी करना पड़ेगा। अगर आप शेयर्स बेच रहे हैं इसका मतलब आपके पास शेयर्स है और उसको आपको बायर्स को डिलीवरी करना है और उसके बदले में बायर्स का पैसा आपके पास आती है। लेकिन स्टॉक का शॉर्ट सेलिंग का मतलब है आप तो सेल तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास इस तरह का स्टॉक्स नहीं है। तो आप समझ गए होंगे क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सेलर डज नॉट ओन स्टॉक्स, ही इज सपोज टू डिलीवर। अगर शॉर्ट सेलिंग के बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 24 मिनट्स 50 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है और इसके रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं, तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। देखिए एक बायर जब ऑप्शन को बाई करते हैं तो उसके लिए उसको प्रीमियम देना पड़ता है, और मैंने 1000 बार बोला है बायर जब ऑप्शन को बाई करते हैं उसके लिए जो प्रीमियम देते हैं, चाहे वो यूरोपियन ऑप्शन में काम करे और अमेरिकन ऑप्शन में काम करे या फिर दोनों में काम करे, एक बायर को हमेशा प्रीमियम देना ही पड़ता है। और एक बायर जितना प्रीमियम देता है वही उसका मैक्सिमम नुकसान होती है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है ये यूरोपियन ऑप्शन के लिए भी सच है और अमेरिकन ऑप्शन के लिए भी सच है। तो ए एंड बी दोनों के दोनों ऑप्शन करेक्ट है, इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रू फॉर ऑल ऑप्शन। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 16 मिनट्स 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं, तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं।
यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैरी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ कैरी कैसे कैलकुलेट की जाती है। मैंने जब कॉस्ट ऑफ कैरी डिस्कशन किया था, मैंने आपको क्लियरली बोला था कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का जो फ्यूचर प्राइस उसमें से स्पॉट प्राइस को माइनस कर दीजिए, यानी फ्यूचर प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैरी कहते हैं। इसका मतलब फ्यूचर प्राइस का मतलब है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्राइस ऑफ फ्यूचर्स इज इक्वल टू स्पॉट प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, फ्यूचर मार्केट में कई तरह का मार्केट प्लेयर्स होते हैं, उनमें से स्पेकुलेटर एक मार्केट प्लेयर है। अब स्पेकुलेटर का मार्केट में रोल क्या रहती है? देखिए, एक स्पेकुलेटर का काम इस तरह होता है कि उसको लगता है कि मार्केट गिरने वाली है या फिर मार्केट ऊपर जाने वाली, तो इस तरह का प्रेडिक्शन करके स्पेकुलेटर पैसा निवेश करते हैं। वो बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं। इसी प्रकार से एक स्पेकुलेटर फ्यूचर मार्केट का लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, बार बार वो बाई करते हैं, सेल करते हैं अपने स्पेकुलेशन के हिसाब से। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्यूचर मार्केट्स की लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। स्पेकुलेटर के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 1 बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 14 मिनट्स 46 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, यहां पर क्वेश्चन इस तरह है कि आपने एक शेयर का पुट ऑप्शन को सेल किया है। तो पुट कॉन्ट्रैक्ट का जो स्ट्राइक प्राइस है वो 245 है और आपने कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है, मतलब आपको प्रीमियम मिलेगी। तो 49 रुपीज की ऑप्शन बायर से आपको प्रीमियम मिली। तो इस तरह के पोजीशन लेकर आपका मैक्सिमम लॉस कितनी हो सकती है? तो इस तरह के केसेस में लॉस कैलकुलेशन हम लोग इस तरह करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस से प्रीमियम जो रिसीव हुई है उसको हम लोग माइनस करते हैं, यानी 245 से 49 को माइनस कर दीजिए। जितनी रिजल्ट निकलेगी उतनी आपका मैक्सिमम लॉस होने की संभावना है। क्योंकि टोटल लॉस है 245, उसमें से आपको 49 रुपीज ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर आपका नुकसान हुई है तो बाकी बैलेंस अमाउंट की नुकसान होगी। तो 245 से अगर 49 को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आती है 196। इसका मतलब आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए 196। इसका अगर आपको कैलकुलेशन समझना है तो नीचे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, जहां पर मैं सेलर के लिए जो मैक्सिमम लॉस है उसका प्रोसेस मैंने समझाया। आशा करता हूं आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। यहाँ पर XYZ स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस 286 है और यहाँ पर कॉल बुक किया जा रहा है, जहाँ पर स्ट्राइक प्राइस है 260 और कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रीमियम है वो 45 रुपीज है। यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको पता है कॉल के लिए अलग से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और पुट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जब हम लोग कॉल का इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, करंट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस है 286 है और स्ट्राइक प्राइस 260 है। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 286 माइनस 260 रिजल्ट आएगी 26। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 26 है। लेकिन अगर यहाँ पर पुट का कोटेशन दिया जाता तो वैसे केसेस में स्ट्राइक प्राइस से करंट मार्केट प्राइस को माइनस करते हैं, यानी कॉल का जैसे कैलकुलेट होता है पुट का उसका उल्टा कैलकुलेट होती है। अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप नीचे की कैलकुलेशन देख सकते हैं, जहां पर मैं क्लियरली फॉर्मूला मेंशन की है। इंट्रिंसिक वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है अगर कॉल का कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर पुट का कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्राइक प्राइस से मार्केट प्राइस को माइनस करना है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर है और उसके रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं।
आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिए हैं, तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, हम लोगों को पता है मार्केट में यूरोपियन ऑप्शन होती है और अमेरिकन ऑप्शन होती है, लेकिन इंडिया में यूरोपियन ऑप्शन के ऊपर काम होती है। यूरोपियन ऑप्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होती है वो एक्सपायरी डेट पे ही होती है, उससे पहले नहीं होती है। लेकिन अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपायरी डेट में भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन होती है, उससे पहले भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यूरोपियन कॉल ऑप्शन के बारे में बोला जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, ये एक्सपायरी डेट में ही एग्जीक्यूट होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है बोला गया कि उससे पहले भी हो सकती है या फिर उस डेट में भी हो सकती है, तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी फॉल्स है। यूरोपियन ऑप्शन के बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 15 मिनट्स 34 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं, तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, आप पुट ऑप्शन के ऊपर काम करें या फिर कॉल ऑप्शन के ऊपर काम करें, आप चाहे बाई करें या फिर सेल करें, ऑप्शन में या फिर फ्यूचर्स में किसी भी जगह में काम करें, तो आपको ऑलवेज लॉट के हिसाब से ही बाई सेल करना होगा। लॉट साइज ऑलवेज स्पेसिफाइड क्वांटिटी होती है, सर्टेन नंबर ऑफ क्वांटिटी आपको खरीदना पड़ेगा या फिर आपको बेचना पड़ेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली द स्पेसिफाइड क्वांटिटी, जिसका मतलब है लॉट साइज। लॉट साइज के हिसाब से ही आपको ऑप्शन में ट्रेड करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 9 मिनट्स 20 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर है और रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं, तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में इन द मनी में जब काम किया जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव रहती, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू माइनस नहीं होती है, जीरो से ऊपर ही होती है। तो आप समझ गए होंगे, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन सी, एन ऑप्शन विद ए पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है और इसके रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए, तो चलिए मैं आपका आंसर बताता हूं। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन का डेल्टा वैल्यू है 0.5, इतनी इंक्रीज हुई है, और अंडरलाइंग शेयर प्राइस जो है 2 रुपया इंक्रीज हुई है। तो वैसे केसेस में ऑप्शन वैल्यू का क्या चेंजेस होगा? अगर प्राइस इंक्रीज हुई है तो ऑफकोर्स ऑप्शन वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी? इसका कैलकुलेशन ऐसे होती है कि डेल्टा के साथ प्राइस जो इंक्रीज हुई है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब 0.5 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो 0.5 इंटू 2 मतलब आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 1 रुपया, मतलब ऑप्शन वैल्यू बढ़ेगी 1 रुपया। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर नीचे की कैलकुलेशन देख सकते हैं। ऑप्शन प्राइस कैलकुलेशन इसी तरह होता है कि ऑप्शन डेल्टा इंटू शेयर प्राइस का जो इंक्रीज हुई है उसको मल्टीप्लाई करना है। आशा करता हूं आपको समझ में आया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और आखिरी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन रिलेटेड आंसर ऑप्शन भी आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए हैं, तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। तो चलिए मैं आपको आंसर क्लियर करता हूं। एक्सचेंज में जो ऑप्शन ट्रेड होती है, इस तरह की ट्रेड स्टैंडर्डाइज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रेड होती है, कभी भी कस्टमाइज नहीं होती है। एक्सचेंज डिसाइड करती लॉट की साइज कितनी हो। एक लॉट में जितने भी शेयर्स होंगे उतना आपको खरीदना पड़ेगा। मान लीजिए किसी भी एक ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट में लॉट साइज है 100, जब भी आप शेयर खरीदे तो ऑप्शन में आपको 100 शेयर्स खरीदना पड़ेगा या फिर आपको 100 की मल्टीपल के हिसाब से खरीदना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन होती है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टैंडर्डाइज ऑप्शन। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 4 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 22 मिनट्स 58 सेकेंड्स।
आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट भी लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।